चाय दे देना। आज की जो टॉपिक है उसका नाम है कॉन्ट्रास्ट मीडिया, और कॉन्ट्रास्ट मीडिया का क्या क्या एडवर्स इफेक्ट और रिएक्शन होता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि कौन कौन सा जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है वो आइडियल क्यों होता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया, वाई कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज कंसिडर्ड आइडियल, ठीक है, उसको आइडियल क्यों मानते हैं। तो सबसे पहला चीज ये है कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया का जो इस्तेमाल किया जाता है, आप लोगों को जो चीज भी पूछना होगा माइक्रोफोन ऑन करके आप लोग आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है ना, आप लोग पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई इश्यू की बात नहीं है। तो जितने भी कॉन्ट्रास्ट मीडिया होंगे, कॉन्ट्रास्ट मीडिया वो सारे के सारे नॉन टॉक्सिक हो। नॉन टॉक्सिक का मतलब कि उसमें कोई भी जहरीला प्रभाव नहीं हो। अगर कॉन्ट्रास्ट मीडिया टॉक्सिक होता है तो उसका एडवर्स इफेक्ट ये होगा कि इंसान के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होगा। इवन वी नो दैट कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज नॉन टॉक्सिक बट कॉज सेवरल टाइप ऑफ प्रॉब्लम। उससे होने वाले कई तरह के रिएक्शंस होते हैं। इवन आप देखिएगा कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया को ड्रग्स के कैटेगरी में डाला गया। अगर फार्माकोलॉजी की बुक पढ़ते हैं तो उसमें आप देखिएगा कि फार्मा में जो है कॉन्ट्रास्ट मीडिया, तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया को फार्माकोलॉजी में क्यों डाला गया है। सबसे पहली चीज ये होती है कि कोई भी फॉरेन मटेरियल बॉडी के अंदर अगर इंट्रोड्यूस किया जाए, कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर पेशेंट के बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाए और इंट्रोड्यूस करने के बाद उसमें किसी तरह का फिजियोलॉजिकल चेंज हो, उसमें किसी तरह का भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो, तो उसको हम लोग ड्रग्स की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन ड्रग्स में उस तरह के फॉरेन मटेरियल को ही माना जाता है जिससे या तो ट्रीटमेंट हो, या तो डायग्नोसिस हो, या तो उसको बेहोश किया जाए। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है ये इसी हिसाब से ड्रग्स में आ जाता है, क्योंकि इसके जरिए से डायग्नोसिस होती है, इसके माध्यम से डायग्नोसिस होती है। अब रही बात मेडिसिन, तो मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ उस तरह के केमिकल हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ इलाज होता है, ठीक है। लेकिन ड्रग्स जो है जिसमें पूरा वैरायटी आ जाएगा, सारी चीज, इवन मेडिसिन इज आल्सो अ टाइप ऑफ ड्रग, ठीक है। तो ये नॉन टॉक्सिक हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि किसी पैरासीटामोल भी कोई लेता है तो उसका भी एडवर्स इफेक्ट होता है, कोई भी फॉरेन मटेरियल लेता है तो जाहिर है इसका भी एडवर्स इफेक्ट होगा। बॉडी में जाने से हर इंडिविजुअल पर अलग अलग तरह का असर देखा जाता है, किसी में ज्यादा असर होता है, किसी में कम होता है, ठीक है। दूसरी चीज कि ऑस्मोलर इफेक्ट जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोलैलिटी, सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, तो इसकी जो ऑस्मोलैलिटी है ये ब्लड प्लाज्मा के बराबर होनी चाहिए। अगर ब्लड प्लाज्मा के बराबर नहीं होगी तो पेशेंट को एडेमा हो जाएगा, उसके हाथ पैर में सूजन आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो फ्लूइड है उसका अकुमुलेशन हो जाएगा क्या चीज में, इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ द सेल, सेल के इंटरस्टिशियल स्पेस में आने लगेंगे। तो ऑस्मोलैलिटी अगर ज्यादा हो जाए, ब्लड प्लाज्मा से अधिक हो जाए, तो उस कंडीशन में उसको अच्छा नहीं माना जा सकता है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी तरह का भी कॉन्ट्रास्ट मीडिया हो, चाहे वो निगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया हो, चाहे वो पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया हो, किसी तरह का भी कॉन्ट्रास्ट मीडिया हो, तो उसका जो है आसानी से डाला जा सके, उसका जो रूट है वो इजी होना चाहिए। जैसे कि रूट क्या क्या है, तो इंट्रावेनस रूट जो कि कॉमन है, दूसरा इंट्रा ओरल रूट यानी कि मुंह के माध्यम से, इंट्रा रेक्टल रूट रेक्टम से, ठीक है। मैं अभी क्लास ले रहा हूं मैम, मैं अभी क्लास ले रहा हूं, हाँ हाँ। तो ये जो है अलग अलग रूट से जो है इसको दिया जाता है, ठीक है। इजी टू एडमिनिस्टर, तो अलग अलग रूट से इजीली उसको दिया जा सके। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हीट और केमिकल स्टेबल होना चाहिए, हीट से और केमिकल से काफी स्टेबल होना चाहिए।
बॉडी से इजिली एलिमिनेट हो जाए। जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है जिसको डाला जा रहा है किसी पेशेंट के अंदर, तो वो तो एक फॉरेन मटेरियल है जिसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो देने के बाद कुछ ना कुछ उसका असर होता है, लेकिन जितना जल्दी वो बॉडी से बाहर निकल जाए वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल केवल और केवल टेस्ट करने के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल, ये पानी से डिसॉल्व हो जाए, पानी में घुलनशील हो, ठीक है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो वाटर सॉल्युबल क्यों? इसलिए कि ये दोनों होता है, इवन इट इज वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल को ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर, ज्यादा अच्छा मानते हैं, जो कि लाइपोफैलिक इन नेचर होता है, और ये 98% हम लोग मान सकते हैं कि इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे जो ब्लड होते हैं उसके अंदर वाटर होता है, और उसके वाटर से जब ये डिसॉल्व हो जाता है तो इसको हम लोग वाटर सॉल्युबल मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होगा लीथल डोज। लीथल डोज जो है इसका हाई होना चाहिए। लीथल डोज की वजह से पॉइजनिंग का परसेंटेज जो होता है ना, ड्रग का जो पॉइजनिंग परसेंटेज, वो काउंट किया जाता है। तो वो जितना कम हो उतना अच्छा होना चाहिए, उसको उतना अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज हो गई जो एक आइडियल कंट्रास्ट एजेंट को बताती है। जो भी कंट्रास्ट एजेंट आइडियल है उसके बारे में ये बताती है, ठीक है। तो आगे आते हैं। आगे जो मुझे जो बताना है वो है, मैं कलर ले लेता हूं वाइट। आगे जो बताना है वो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन जो होता है कॉन्ट्रास्ट एजेंट का, कितने तरह का रिएक्शन हो सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो reactions of contrast मीडियम, ठीक है। कंट्रास्ट मीडियम जो पेशेंट के बॉडी में दिया जाएगा उसको हम लोग एसेस कर सकते हैं, उसके अलग अलग तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं। तो रिएक्शंस को कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला हम लोग मानेंगे जिसको कहते हैं माइल्ड रिएक्शन, ठीक है। दूसरा जो होगा मॉडरेट रिएक्शन, और तीसरा जो होगा वो सीवियर होगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना, सीवियर। रिएक्शन, ठीक। सबका आर छोटा ही रहने देते हैं। रिएक्शन, ठीक। तो हम लोग ये डिवाइड कर लेते हैं पेशेंट की स्थिति को देखते हुए कि उसका जो रिएक्शन हो रहा है कंट्रास्ट मीडियम से वो किस तरह का रिएक्शन, और उसी तरीके का मैनेजमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट करने के लिए कोई डॉक्टर आने वाला नहीं है, यू हैव टू मैनेज, आपको मैनेजमेंट करना है। उसका जो रिएक्शंस है उससे आपको कंट्रोल करना होगा, लेकिन उसके पहले ये असेसमेंट करना बहुत जरूरी होता है कि वो रिएक्शन किस तरह का हो रहा है। तो माइल्ड रिएक्शंस में क्या क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं, सारा का सारा आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले माइल्ड रिएक्शन में क्या होगा, जब आप आईवीपी करते हैं या किसी तरह का टेस्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में 2 मिनट, उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज आप देख सकते हैं जिससे आप डिवाइड करेंगे। सबसे पहला होगा कि नौजिया, आपके पेशेंट में नौजिया हो और वॉमिटिंग हो, ठीक है। तो नौजिया का मतलब
उल्टी के जैसा लगना, और वॉमिटिंग का मतलब उल्टी का होना। ठीक है, तो ये दोनों चीज आप देख सकते हैं अपने पेशेंट में। ठीक है, दूसरी जो प्रॉब्लम आप देखेंगे जिसको हम लोग कहते हैं खुजली का होना, जिसको कहेंगे इचिंग। आपके पेशेंट में जैसे ही आपने टेस्ट करने के लिए कॉन्ट्रास्ट मीडिया को डाला, तो आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अरे इसको तो बहुत बोल रहा है कि उल्टी की तरह लग रहा है, या उसको वॉमिटिंग हो गया तो उसको तुरंत बॉल दिया जाएगा, वो वॉमिट करेगा। तो ये क्या चीज है, ये जो सिम्टम आ रहा है ये माइल्ड रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, दूसरा खुजली का होना, कॉन्ट्रास्ट एजेंट डालने के बाद इचिंग होना चमड़े में। ठीक है, तो वो भी आपको दिखाई देगा। और ये चमड़े में कहां कहां पे हो सकता है, तो ये बॉडी के स्किन पे हो सकता है ना, ऑन स्किन एंड फेस ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो इसको भी हम लोग मानेंगे माइल्ड रिएक्शन में। ठीक है, फिर आगे आते हैं कि स्नीजिंग का होना। ठीक है, स्नीजिंग, कॉन्ट्रास्ट एजेंट डालने के बाद स्नीजिंग का होना। और चमड़े में माइल्ड रैश, आप देखिएगा क्या होगा, माइल्ड रैश, है ना, माइल्ड रैश हो जाए जब कॉन्ट्रास्ट एज दिया जाए तो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए हमको इंस्टेंट एक्टिव ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, ये सारे में, है ना। इन केस ऑफ माइल्ड रिएक्शन, है ना, एक्टिव ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, रिएक्शंस। ठीक है, यू शुड ask your patient, पेशेंट से पूछिए गहरी सांस लेने के लिए, है ना, आस्क योर पेशेंट टू टेक डीप ब्रेथ। ठीक है, तो जब वो गहरा सांस लेगा तो इस पे बहुत हद तक कंट्रोल होने लगेगा। इसमें कोई खास ड्रग देने की जरूरत नहीं हो पाती है, इसमें जनरली हम लोग कंट्रोल करते हैं और धीरे धीरे ये कंट्रोल या सबसाइड करेगा। अगर बहुत ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप क्या कर सकते हैं कि कुछ एंटी एलर्जिक ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा होगा मॉडरेट रिएक्शन, यहां पे लाल से लिख देते हैं, मॉडरेट रिएक्शन के जितना लाल से लिखा रहेगा आप समझ जाइएगा वो मॉडरेट रिएक्शन के लिए ही है। ठीक है, तो मॉडरेट रिएक्शन में क्या होगा, स्किन रैश, स्किन चमड़े में रैश का हो जाना। ठीक है, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। ठीक है, यानी कि टैकीकार्डिया हो जाएगा, हार्ट रेट तेज चलने लगेगा कंट्रास्ट एजेंट डालने के बाद। ठीक है, उसका दिल का धड़कन तेज हो जाएगा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हाई बीपी हो जाएगा। ठीक है, और हफनी हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, है ना, सांस लेने में हफनी होगी, और इचिंग यहां पे भी होगा। लेकिन यहां पर के इचिंग यहाँ के इचिंग से डिफरेंट होगा, यहाँ पे माइल्ड इचिंग होगी, लेकिन यहाँ पर जो इचिंग होगी वो सीवियर होगी।
है ना, यानी कि बहुत तेज इचिंग होगी, खुजली होगी, चमड़े में होगी, ठीक है। और इनके में वॉमिटिंग होगा, सीधे प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग। प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग, वो MI होगा, MITING, प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि ये हुआ माइल्ड के लिए, माइल्ड रिएक्शन के लिए हो गया, माइल्ड रिएक्शंस के लिए, ठीक है। यहां पर अब मॉडरेट का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, रिएक्शन, ठीक है। मॉडरेट रिएक्शन में हम लोगों को क्या करना है, मॉडरेट रिएक्शन में हम लोग को ड्रग इस्तेमाल करना है, जैसे कि एंटी हिस्टामिक ड्रग, ठीक है ना। तो ड्रग ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इज नीडेड, इज नीडेड। और ड्रग में कौन सी ड्रग का इस्तेमाल करेंगे, तो एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन ड्रग का इस्तेमाल करेंगे, ANTIHISTAMINE, एंटीहिस्टामिन ड्रग का इस्तेमाल करेंगे। और एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंड corticosteroids may be given to the patient, ठीक है। अब यहां पे मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो ड्रग का ट्रीटमेंट होगा, मॉडरेट में क्या बोल रहा है, ड्रग की ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पे हम लोग एंटी हिस्टामिन का इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली में क्या होता है कि हिस्टामिन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हमारे जब ब्लड में होगा, ठीक है, जब भी किसी तरह की सीवियर एलर्जी होती है तो हमारे ब्लड के अंदर एक चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं मास्ट सेल, और मास्ट सेल क्या करता है, वो हिस्टामिन का सिक्रीशन करता है। तो हिस्टामिन का सिक्रीशन जितना ज्यादा तेज होगा, वैसे वैसे प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे वैसोडाइलेटेशन हो सकता है, कार्डियक रेट तेज हो सकता है, अर्टिकेरिया, चमड़े में लाल लाल हो सकता है, ये सब तरह तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि ऐसा एंटी हिस्टामिक, एंटी एलर्जिक ड्रग देंगे जो हिस्टामिन के अगेंस्ट काम करेगा और उसका रोकेगा। दूसरे साइड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दिया जाता है जो एंटी इंफ्लामेटरी रोल भी करता है, ठीक है। तो पेशेंट को दिया जाता है, पेशेंट को दिया जाता है, और इससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं सीवियर कंडीशन में, सीवियर कंडीशन में अगर हम लोग आते हैं तो आइए सीवियर में, सीवियर रिएक्शन में, सीवियर रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है। अब हम व्हाइट से लिख सकते हैं, हौच पौच नहीं हुआ। इसमें सीवियर में उल्टा हो जाता है, यहाँ पे हाई बीपी हो रहा है ना, तो यहाँ पे सीवियर में लो बीपी हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, लो बीपी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, स्वेलिंग हो सकता है, कहाँ होगा, यहां थ्रोट में, स्वेलिंग इन थ्रोट,
स्वेलिंग इन थ्रोट, और जो सबसे खतरनाक चीज होगी वो होगा कार्डियक अरेस्ट। और कार्डियक अरेस्ट होने का मतलब है कि मृत्यु भी हो सकती है। कार्डियक अरेस्ट होने का मतलब क्या है कि मृत्यु भी हो सकती है। यहां तक तो हो गया। तो आपने मोटा मोटी क्या जाना, जो भी कॉन्ट्रास्ट एजेंट होता है उसके केवल और केवल तीन तरह के रिएक्शन हो सकते हैं, हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। एक को कहेंगे माइल्ड, दूसरे को कहेंगे मॉडरेट, और तीसरे को कहेंगे सीवियर। ये तीन तरह से हम लोग रिएक्शन को बांट सकते हैं, और तीनों में अलग अलग तरह के सिम्टम होंगे, और उस सिम्टम के अनुसार हम तय करेंगे। माइल्ड रिएक्शन में मैंने बोल दिया था एक्टिव ट्रीटमेंट की जरूरत है, यहां पर एक्टिव ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, यहां पर डीप ब्रेथ लेने से ही काम चल जाएगा। ठीक है, एक्टिव ट्रीटमेंट की जरूरत यहां पर होगी। ठीक है, यहां पर एंटीहिस्टामिक ड्रग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सीवियर कंडीशन में क्या होगा, इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो आपको मैं लिख देता हूं सीवियर में, तीन हो गया, एक दो तीन कर ही देते हैं। ये हो गया दो, दो हो गया, और ये हो गया एक, एक दो तीन। तीसरा के बारे में क्या कैसे कैसे मैनेज करेंगे, तो द सीवियर, है ना, रिएक्शंस आर वेरी रेयर, ये जल्दी देखने को नहीं मिलता है ना, एंड इट रिक्वायर इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा यहां पर रिलेटेड टू रिएक्शन। कॉन्ट्रास्ट मीडियम का यहां पर जो पूरा हो गया रिएक्शन से रिलेटेड, ठीक है। अब हम लोग साइड इफेक्ट की बात करते हैं, साइड इफेक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रास्ट मीडियम। कॉन्ट्रास्ट मीडियम का किस तरह का साइड इफेक्ट्स हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम स्टॉप शेयर करते हैं, और स्टॉप शेयर में अब हम बताते हैं कि किस तरह का रिएक्शंस हो सकता है, कॉन्ट्रास्ट मीडियम का क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। तो कॉन्ट्रास्ट मीडियम का साइड इफेक्ट जो होगा, सबसे पहला ब्लड सेल का होगा, और ब्लड सेल में जो होगा वो इरिथ्रोसाइट का डैमेज होने लगेगा। इरिथ्रोसाइट जो है वो डैमेज होंगे, जो ब्लड सेल हैं वो डैमेज होने लगते हैं, जैसे कि आरबीसी हो गया, है ना, या उसमें क्या होगा कि उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, है ना, और डिहाइड्रेशन की वजह से वो श्रिंक कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, और सिकुड़ने की वजह से वो सेल खराब हो जाएंगे, वो डैमेज हो जाएंगे, और पेशेंट एनेमिक कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके कारण, श्रिंकेज होने के कारण आरबीसी जो है ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है ब्लड फ्लो को स्मॉल वेसल में, और जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा जो प्रॉब्लम हो सकता है, पहला प्रॉब्लम हो गया इरिथ्रोसाइट के डैमेज होने का, और दूसरा जो प्रॉब्लम हो सकता है वो होगा कैपिलरी के वॉल का डैमेज हो जाना। कैपिलरी क्या होती है, वो पतली नली, ठीक है ना, जो कनेक्टिंग लिंक होती है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि एक, मैं अभी समझा देता हूं, 2 मिनट आप देखिए, मैं यहां पे समझाता हूं। देखिए एक्चुअली में होता क्या है ना, कि
ये जो ब्लड वेसल्स होता है, आप एक जानते हैं कि आर्टरी होता है जो कहीं भी ब्लड की सप्लाई करता है, किसी भी ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई करता है, और वेन जो होता है वो क्या करता है, वो ड्रेनेज करता है। लेकिन एक ऐसा जगह होता है जहां पर ये जो आर्टरी है ये पतला होकर के बन जाता है आर्ट्रियोल, और वेन जो है वो पतला होकर के बन जाता है वेन्यूल। तो वेन को ब्लू से बना देता हूं, तो ये हो गया वेन, ये पतला होगा और ये बनाएगा वेन्यूल। जब ये पतला होगा तो क्या होगा, वेन्यूल होगा। और ये दोनों को कनेक्टिंग लिंक प्रदान करने वाला, ठीक है, जो दोनों को जोड़ता है आपस में, इसी को हम लोग कैपिलरी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरी। अब समझ में आ गया है ना। तो कैपिलरी जो है वो डैमेज हो सकती है, ठीक है, ये कैपिलरी क्या होती है, डैमेज हो जाती है, ठीक है। और दूसरा चीज क्या होता है, वैसो डायलेटेशन हो जाता है। वैसो डायलेटेशन में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना वो डायलेट करने लगते हैं। ब्लड वेसल्स क्या होंगे, वो डायलेट कर जाएंगे, ठीक है। और ब्लड वेसल जब डायलेट करेंगे तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, डाउन हो जाएगा। वैसो डायलेटेशन, अगर मान लीजिए कि हम पानी पटा रहे हैं कहीं पर, तो पानी पटा रहे हैं तो एक टैप है, पानी इससे निकल रहा है, तो इस पे आगे में थंब रख देंगे तो पानी का प्रेशर क्या होगा, तेज हो जाएगा। पानी का प्रेशर क्या होगा, तेज होगा। लेकिन थंब हटा देंगे तो क्या होगा, पूरा आराम से पानी गिरेगा। इसी तरह कोई भी नली होती है, उसको उसमें से अगर पानी निकल रहा है उसको चाप देंगे, उसको ऐसा करके चाप देंगे तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन उसको डायलेट कर देंगे, फैला देंगे, तो प्रेशर वहां पर क्या होगा, घट जाएगा। तो वो एक चीज होती है कि प्रेशर घट जाता है, ब्लड प्रेशर। और हाइपर वॉलीमिया भी हो सकता है। और ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर जो होती है वो डैमेज हो जाती है, वो भी डैमेज हो जाती है। तो चलिए ये सारी चीज को भी मैं लिखा देता हूं। अभी हम लोग के पास है 10 मिनट्स, और सबसे पहले मैं एक ये ले लेता हूं, क्या नाम है, अटेंडेंस। अटेंडेंस ले लेता हूं। हम्म, अटेंडेंस हो गया। अटेंडेंस जो है मैंने ले लिया। टूल्स, सेव एज 6 ms, 4th 5th सेम, 5THM सेम। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ये भी आपका सेव हो गया। अब ये यहाँ से निकल गया, मैं स्क्रीन को मैं अब शेयर कर लेता हूँ। चलिए अब आते हैं कंट्रास्ट मीडिया से होने वाले साइड इफेक्ट, है ना, साइड इफेक्ट ऑफ द कंट्रास्ट मीडिया। चाय पिला दो तू। वाई क्या, हाँ, कंट्रास्ट मीडिया, है ना, साइड इफेक्ट्स। कंट्रास्ट मीडिया का कितना सारा साइड इफेक्ट्स होता है उसको मैं समझाता हूं। सबसे पहला जो साइड इफेक्ट होगा वो ब्लड सेल्स, आरबीसी को डैमेज करेगा। तो हम लिख सकते हैं इरिथ्रोसाइट डैमेज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हाइपोऑस्मेलर इफेक्ट,
हाइपो स्मॉलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया है ना के कारण कॉज करता है डिहाइड्रेशन, है ना। डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी होने लगेगी। ठीक है, तो उसका पूर्ति कहां से होगा, तो डिहाइड्रेशन होगा। तो वहां पर जो सेल हैं ये श्रिंक करेंगे, आरबीसी, है ना, ये क्या हो जाते हैं, ये गेट श्रिंक, है ना, श्रिंकेज हो जाएगा। श्रिंक का मतलब हो गया सिकुड़ जाएगा, इसके अंदर का पानी खींचा जाएगा। और श्रिंक श्रिंक होने की वजह से आरबीसी क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, और ये डैमेज्ड आरबीसी जो होंगे, ये जो डैमेज्ड आरबीसी होंगे, ये फर्दर क्या करेंगे, ये ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, या ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे। किसको ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, तो ब्लड के फ्लो को, है ना, ऑब्स्ट्रक्ट फ्लो ऑफ द ब्लड। ब्लड, है ना, कहां कहां पर के ब्लड के फ्लो को रोकेगा ये, तो जहां पे स्मॉल ब्लड वेसल्स है ना, ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स। और नतीजा यह होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। फिर इसको देख लीजिए कि इरिथ्रोसाइट डैमेज किस तरह होता है, तो हाइपोऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया के कारण डिहाइड्रेशन होता है, पानी खिंचा जाता है, आरबीसी के अंदर का पानी निकल जाएगा, तो वो श्रिंक कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, और सब श्रिंक किए हुए एक जगह पे इकट्ठा होंगे। श्रिंक हुआ तो वो जो है डैमेज हो गया, उसके अंदर का पानी खींच लिया, वो डैमेज हो गया। और एक जगह पर जब वो इकट्ठा होंगे छोटे वेसल्स में, ये ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेंगे, ये मूव ठीक से नहीं कर पाएंगे, और वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, कैपिलरी की जो दीवार होती है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये देखिए, पहला लिखा है मैंने, ये हो गया पहला, इसको मैं कर देता हूं 1। ठीक है, 1 है ही है यहाँ पे लिखा हुआ, तो 2 लिख देते, 2 में कैपिलरी वॉल डैमेज। ठीक है, कैपिलरी की जो दीवार होती है वो डैमेज हो जाती है। अब मान लीजिए कि ये कैपिलरी है, खूब मोटा बना देते हैं माइक्रोस्कोपिक, तो इसकी जो वॉल क्या हुई, वो डैमेज हो गई। ठीक है ना, डैमेज हो गई। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, तो हाइपोऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया, है ना, ड्यू टू हाइपो ड्यू टू हाइपोऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, कैपिलरी की वॉल क्यों डैमेज होती है, तो वो होता इसलिए है हाइपोऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया के कारण। ठीक है, क्या होता है, श्रिंक कर जाएगा इंडोथीलियल शेल, है ना, श्रिंकेज ऑफ इंडोथीलियल सेल ऑफ कैपिलरी वॉल कैपिलरी वॉल
कैपिलरी की जो वॉल होगी, इंडोथीलियल सेल्स जो होते हैं कैपिलरी वॉल के, वो जो है वो श्रिंक कर जाएंगे, उसका क्या होगा, श्रिंकेज हो जाएगा, ठीक है। और इसके चलते इंट्रासेल्यूलर गैप हो जाएगा, विच कॉज इंट्रासेल्यूलर गैप, ठीक है। गैप, ये इंट्रासेल्यूलर गैप हो जाएगा इस तरह का, जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया है, इसको मैं काट दिया, ये इस तरह का गैप हो जाएगा इंडोथेलियल लेयर में। तो ये एक्चुअली में क्या है, मैं जो दिखा रहा हूं ये क्या है, कैपिलरी है ना, ये क्या है, कैपिलरी है ना। और यहाँ पे लिख सकते हैं फिगर डैमेज कैपिलरी, ठीक है। ये डैमेज कैपिलरी का है, इसमें गैप हो गया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसके अंदर का फ्लूइड बाहर निकल सकता है इस तरह से, इसके अंदर क्या रहता है, ब्लड है, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉब्लम होगा। 1 मिनट है।